डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि G2 मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है। उसके बाद भारत में इस वक्त खलबली मची हुई है। इस वक्त दुनिया में दो ही ग्रेट पावर्स है, चीन और अमेरिका। इंडिया का जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक अहम रोल प्ले करने का ख्वाब था, वो तितर बितर हो गया है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वजीर हूं। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाजरीन, चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि G2 मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने G2 का जिक्र किया, उसके बाद भारत में इस वक्त खलबली मची हुई है। भारत का मीडिया ये शोर मचा रहा है कि भारत ने जो ख्वाब देखा था, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए सेट किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने उन तमाम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पानी फेर दिया है। आखिर भारत को G2 से मसला क्या है और G2 G7 को किस तरह इंपैक्ट करेगा, और सबसे अहम सवाल यह है कि पाकिस्तान के लिए G2 में अपॉर्चुनिटी क्या है। इस पर आज हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाई ये G2 है क्या। हम जब G2 की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में G2 से हम मतलब यह लेते हैं कि किसी भी वक्त में जब दो सुपर पावर्स दुनिया को मिलकर चला रही हो, दुनिया के पॉलिटिक्स को मिलकर शेप कर रही हो और मुल्कों को डिक्टेट कर रही हो कि भाई किसने क्या करना है, तो हम कहते हैं कि भाई ये ग्रुप ऑफ टू है जो इस वक्त दुनिया को रन कर रहे हैं या मिलकर दुनिया को चला रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने G2 का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, उससे मतलब यह था कि इस वक्त दुनिया में दो ही ग्रेट पावर्स है, चीन और अमेरिका। और आज के बाद अमेरिका और चीन मिलकर दुनिया के जो मसाइल है उनको हल करने की कोशिश करेंगे और ग्लोबल अफेयर्स को मिलकर चलाएंगे। इससे फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका ने चीन को हम असर भी करार दिया है और इसके साथ साथ हमसर भी करार दिया है। पहले तो अमेरिका ये कहता था कि भाई चीन का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, चीन अमेरिका के करीब भी अगर आना चाहे तो चीन को सदियां लग जाएंगी। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम अमेरिका ने ऑफिशियली G2 का लफ्ज इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया है कि भाई चीन हमारा बराबर का शरीक है, इक्वल पार्टनर है, इक्वल वेट है चीन का। इसलिए अमेरिका की पॉलिसी में हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है और इससे यह जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उनको चीन और अमेरिका ही मिलकर डिक्टेट करेंगे, चलाएंगे। अमेरिका और चीन ही बताएंगे कि भाई ग्लोबल ऑर्डर कैसा होना चाहिए, तिजारती पॉलिसियां कैसे होनी चाहिए, रीजन्स का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए। लिहाजा ये G2 का कॉन्सेप्ट है। अब ये सवाल उठता है कि भाई ये G2 का कॉन्सेप्ट कोई नया है या पहले से आया हुआ है। असल में 2000 के आखिर में जब आप 2000 की डेकेड को देखते हैं, उसमें एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट था जिनका नाम फ्रेड बैक्स्टन था। उन्होंने और एक मशहूर स्ट्रेटेजिस्ट ब्रेजिंस्की, जिन्होंने चेस बोर्ड के नाम से, द ग्लोबल चेस बोर्ड के नाम से किताब भी लिखी है, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया था G2 का। और वो ये चाह रहे थे कि अमेरिका और चीन रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर के तौर पर दुनिया को चलाए। ये ब्रेजिंस्की और ब्रैक्सटन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। फिर 2009 में जब अमेरिकी सदर बाराक ओबामा और चीन के हुजिनताओ की मुलाकात होती है, तो तब भी बाराक ओबामा इस बात का जिक्र करते हैं कि चीन और अमेरिका को मिलकर जो ग्लोबल गवर्नेंस है वो मिलकर वो चलानी चाहिए। बहरहाल फिर आप देखते हैं कि बाराक ओबामा के प्रेसिडेंसी में ही अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट हो जाती है और बाराक ओबामा पिवट टू एशिया की पॉलिसी देते हैं। और उस पॉलिसी का मेन मकसद यह होता है कि किस तरह चीन को कंटेन करना है, चीन को तरक्की से रोकना है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो वो तो खुलकर इस बात का इजहार करते कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा हरीफ है वो चीन है, और वो तो ये कहते हैं कि भाई चीन हमारे लिए
अमेरिका के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब टैरिफ्स की पॉलिसी और इसके साथ साथ भारत को जिस तरह वो सपोर्ट करते हैं, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो आप सब जानते ही होंगे। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन आते हैं। बाइडेन भी सेम पॉलिसी को परस्यू करता है। चीन के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी, उसी को वो परस्यू करता है। एंड देन फिर जब डोनाल्ड ट्रंप की सेकंड टर्म आती है, उसमें भी आपने देखा होगा कि अप्रैल को ट्रंप कहते हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंस डे टैरिफ वो लगाते हैं और सबसे ज्यादा टैरिफ लगता है चीन के ऊपर। फिर आपने देखा होगा कि किस तरह अमेरिका और चीन के दरमियान टैरिफ जो वॉर है वो चल पड़ती है। एक जो अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देते हैं, ब्लेम गेमिंग भी होती है। जैसे ही अमेरिका चीन के ऊपर 147% टैरिफ लगाता है, तो चीन फिर जवाब में अमेरिका के ऊपर 100 या 125% टैरिफ लगा लेता है। एंड देन दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस तरह के इकदाम करते रहते हैं। लेकिन एक जो सबसे अहम बात थी उसमें यह थी कि चीन ने रेजिलियंस शो की, चीन ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और फिर अमेरिका ने यह एक्नॉलेज कर लिया कि भाई अब चीन को डाउन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप को इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सेटबैक देखने को मिला, उसके बाद फिर ट्रंप ने फैसला किया कि अब वक्त यह है कि अमेरिका और चीन मिलकर ग्लोबल अफेयर्स को रन करें, ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप करें और नया जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें अमेरिका और चीन ही दुनिया को डिक्टेट करें कि किस तरह किसने क्या करना है। बहरहाल अब ये अहम सवाल है कि इंडिया इतना परेशान क्यों है। अगर आप इंडिया के मीडिया को उठा के देखें, अगर आप मुख्तलिफ इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बयानात को उठा के देखें, थिंक टैंक्स को उठा के देखें, तो इस वक्त यही कमेंट्री हो रही है, यही एनालिसिस किया जा रहा है कि भाई G2 का कहकर ट्रंप ने इंडिया के ख्वाबों पर पानी फेर दिया है। इवन अब जो द हिंदू अखबार है उसने तो यह भी कहा है कि इससे इंडिया बहुत ज्यादा मुतासिर होगा और साथ उन्होंने क्वाड का भी जिक्र किया है। फिर डेका हेरल्ड के नाम से एक अखबार है जिसमें वो ये कहते हैं कि ट्रंप के इस स्टेटमेंट ने इंडिया के लिए जो मुश्किलात है उसमें इजाफा कर दिया है। फिर इसी के साथ साथ फर्स्ट पोस्ट अपने वेबसाइट के ऊपर यह खबर शाया करता है, ये एनालिसिस शाया करता है कि ट्रंप के J2 के बयान ने इंडिया के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया और किस तरह पाकिस्तान को इससे फायदा पहुंचेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आखिर इंडिया इससे इतना परेशान क्यों है। तो जो सबसे अहम रीजन है वो यह है कि इससे इंडिया का जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में एक अहम रोल प्ले करने का ख्वाब था वो तितर बितर हो गया है। क्योंकि इंडिया ये चाह रहा था कि भाई हमें जो पिछले 3 दिहाइयों से जिस तरह अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, काउंटर वेट के तौर पे अगेंस्ट चीन जो है वो हमें प्रेजेंट कर रहा है, अब तो हम एशिया में डिक्टेट करेंगे कि भाई किसने क्या करना है, हमारी हेजेमनी होगी, हम एशिया के रीजन को डोमिनेट करेंगे। लेकिन अब वो जो ख्वाब था अब वो भारत का वो पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब चीन और अमेरिका मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे और एक दूसरे को बराबर के पार्टनर समझेंगे तो फिर इंडिया की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो चीन को काउंटर कर सके। लिहाजा अमेरिका की पॉलिसी में जो हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है उससे इंडिया को यह नुकसान हुआ है कि इंडिया की जो रेलेवेंस थी अमेरिका के लिए वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मजीद कम होगी। अब इसके साथ साथ एक और अहम जो नुकसान इंडिया को हुआ है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का है। पहले क्या था कि ये एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही थी कि चूंकि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं लिहाजा इंडिया भी एक अहम पोल के तौर पर सामने आएगा। लेकिन अब चूंकि अमेरिका और चीन ने यह डिसाइड किया है कि जिस तरह 1815 में हमें यूरोप में कंसर्ट ऑफ यूरोप देखने को मिला था जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, इसके साथ साथ प्रशिया, ऑस्ट्रिया और बाद में फ्रांस भी शामिल हुआ था, इन्होंने मिलकर यूरोप के अफेयर्स को चलाने की कोशिश की थी। मिलकर ये यूरोप जो था उसको वो चला रहे थे कि किस तरह यूरोप ने चलना है और वही पॉलिसी जो थे वो मुरतब करते थे। तो इसी तरह ये एक नया कंसर्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें देखने को मिलेगा जिसके सिर्फ 2 ही मेंबरान होंगे, वो अमेरिका और चीन होगा। लिहाजा भारत ने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी अपनाई थी कि हम भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी शो करेंगे, ना अमेरिका के साइड लेंगे ना चीन की साइड लेंगे, हम अपना जो वेट है उसको प्रोजेक्ट करेंगे, अपने इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करेंगे। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अब ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो ख्वाब था
वो भी भारत का पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि बैनुल अक़वामी सियासत की जब हम बात करते हैं तो जो सर्कमस्टेंसेस होती है वो एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट करती है। लिहाजा भारत को बाइनरी चॉइस की तरफ जाना पड़ेगा। अमेरिका और चीन जो कहेगा वो मानना पड़ेगा। और इसकी सबसे अहम बात एक ये भी है कि क्योंकि अमेरिका और चीन ही डिक्टेट करेंगे कि भाई ट्रेड पॉलिसीज किस तरह होंगी, इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह काम करेंगे, लिहाजा दोनों ये जो फ्रेमवर्क ड्रॉ करेंगे उसी के मुताबिक इंडिया को भी चलना पड़ेगा। इसलिए इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी थी वो भी यहां पे नाकाम हो जाती है। फिर इसी के साथ साथ चीन के मुकाबले में जब अमेरिका पिछले 3 दिहाइयों से, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंडिया को तैयार किया गया था कि वो चीन के लिए काउंटर वेट के तौर पर सामने आएगा और चीन को काउंटर करने के लिए इंडिया ही वो प्लेयर होगा। लेकिन अब चूंकि अमेरिका को ये पता चल गया कि भाई इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, इंडिया तो पाकिस्तान से जंग नहीं जीत सकता, तो वो चीन का क्या मुकाबला करेगा। लिहाजा अब जो लेवरेज मुआशी तौर पर डिप्लोमेटिक सतह पर इंडिया को जो लेवरेज मिल रहा था, अब वो लेवरेज इंडिया को नहीं मिलेगा। फिर इसके साथ साथ इसका जो सबसे अहम इंपैक्ट है वो ये है कि डोमेस्टिक तौर पर बैकलैश देखने को मिलेगा इंडिया में, क्योंकि मोदी ने ये नैरेटिव प्रमोट करने की कोशिश की थी कि भाई भारत जो है वो इस वक्त एक मेजर पावर है और आने वाले दिनों में एक ग्रेट पावर के तौर पर सामने आएगा और भारत एशिया के रीजन को डोमिनेट करेगा, हेजेमोनिक एटीट्यूड के साथ वो स्टेट्स को डिक्टेट करेगा। लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात के बाद अब चूंकि भारत की वैल्यू इंतहाई नीचे चली गई है, भारत को जो लेवरेज हासिल था अब वो लेवरेज नहीं मिलेगा और भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ख्वाब था वो भी नाकाम हो गया। लिहाजा डोमेस्टिक सतह पर आप देखेंगे कि बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। लोग कहेंगे भाई आप तो कह रहे थे कि हम चीन के हम पल्ला है, हम अमेरिका के हम पल्ला है, ना हम अमेरिका के सुनेंगे ना हम चीन के सुनेंगे, तो अब आपको क्या हो गया मोदी साहब, आपने तो इंडिया को बड़ा चढ़ा के पेश किया था कि पता नहीं इंडिया क्या कर लेगा। लेकिन अब इंडिया के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और इससे भारत के जो लोग हैं वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े होंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये मैं अभी से आप लोगों को प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि भारत की जो पॉलिसी होगी आज के बाद वो पाकिस्तान सेंट्रिक ज्यादा होगी। भारत की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान सेंट्रिक होगी और भारत अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कूल डाउन करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान के ऊपर वो अटैक कर सकता है। ये मोदी साहब की पॉलिसी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान अपना दिफा यकीनी बनाएगा। अब आ जाते हैं एक और अहम सवाल के ऊपर कि भाई इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में आपके सामने अर्ज किया था कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस वक्त दुरुस्त समझ जा रही है। पाकिस्तान बड़े बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को, प्रैग्मैटिक फॉरेन पॉलिसी को परसू कर रहा है। अगर आप देखें पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है, चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात है। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है, रूस के साथ भी पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को बड़ी अहमियत मिल रही है और इवन सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके बाद बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट में शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान से वो सिक्योरिटी गारंटी कहने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लिहाजा ये जो G2 है, ग्रुप ऑफ 2 है, इन दोनों के साथ यानी चीन और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बहुत बेहतर ताल्लुकात है। और मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि एक खास सियासी पार्टी के लोग, कुछ लोग ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव प्रमोट करते हैं और आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान अमेरिका के करीब गया, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के चीन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड्स शुरू हुए। सोशल मीडिया पे इस नैरेटिव को प्रमोट करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तो भाई अमेरिका के पोल में चला गया है।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और फिर रिसेंटली जब इंडिया ने अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया, और ये कोई नया पैक्ट नहीं था, 2005 में साइन हुआ था, 2015 में इसको एक्सटेंड किया गया और अब फिर 2025 में इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। लिहाजा ये बहुत पुराना पैक्ट है जिसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तब आपने देखा होगा एक खास सियासी जमात के लोग इस नैरेटिव को प्रमोट करने लग गए कि भाई देखिए, अब तो अमेरिका इंडिया के करीब चला गया है और अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर धोखा दे दिया है। अगर आप अमेरिका के करीब जाते हैं तब भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाता। अगर अमेरिका इंडिया के साथ कोई पैक्ट साइन करता है, कोई मुआहिदा साइन करता है, तब भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ा जाता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इससे इस बात की अक्कासी होती है कि ये लोग पाकिस्तान के मफादात के तहफ्फुज में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ये लोग किसी एक कल्ट में इंटरेस्टेड है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत उसी कल्ट के गिर्द घूमती रहे। लेकिन एक बात याद रखें कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी या ममालिक जो इनकी जो इंटरेक्शन होता है वो ऐसे नहीं होता जिस तरह वो लोग चाहते हैं कि भाई वो कल्ट के इर्द गिर्द मुल्क की जो पॉलिसी है वो घूमती रहे। ऐसे नहीं होता। हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करता है। बहरहाल हमने जो डिस्कशन की इससे वाज़ेह होता है कि G2 से भारत को इतनी तकलीफ क्यों है और पाकिस्तान किस तरह एक बेहतर पोजीशन में है। बहुत शुक्रिया।